Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today I am back with a new and important topic of MSc Zoology जिसमें अपन पढ़ेंगे molecular chaperones के बारे में. So today's topic is molecular chaperones. अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, शेखावत यूनिवर्सिटी हो या जयपुर यूनिवर्सिटी हो, अगर आप MSc जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो उन्नति इन जूलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है और हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स जो MSc जूलॉजी के अंदर आता है. ठीक है, ये टॉपिक आपकी कौन सी बुक, जो आपकी प्रोटीन फोल्डिंग वाली टॉपिक्स है ना, जहाँ आपने मोल बायो के बारे में पढ़ा है ना, जहाँ आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे आपने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बनना कैसे होता है, प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है, वो सब टॉपिक्स पढ़े हैं. तो प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर एक टॉपिक आता है जिसी का नाम है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स. तो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होते हैं? देखिए, चैपेरोन्स है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और MSc में आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होते हैं. ठीक है, और साथ साथ में इसी टॉपिक में मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स के साथ साथ में अपन बात करने वाले हैं किसकी? ग्रो ES एंड ग्रो EL कॉम्प्लेक्स की. ये जो ग्रो EL और ES कॉम्प्लेक्स है ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन का ही एक पार्ट है, इसीलिए ये कोई अलग नहीं है. तो ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स के अंदर ही पार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, आपका MSc का एग्जाम हो, PhD एंट्रेंस एग्जाम हो या और भी कोई लेवल एग्जाम्स हो, है ना, स्टेट लेवल जो एग्जाम्स होते हैं आपके, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये ग्रॉस EL और ES से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते ही हैं. तो ये टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. आई होप आप सबको समझ में आएगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर लीजिए जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं. और ये टॉपिक आप सबको आज इजीली समझ में आ जाने वाला है विथ सेल्फ मेड हैंड नोट्स, जो आप अपने एग्जाम में भी काम ले सकते हैं. देखिए, जब भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में लिखने का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे अपन एग्जाम में लिखेंगे पैटर्न में, है ना, कि अपने को जो कंप्लीट मार्क्स है वो ऑब्टेन किए जाएं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स और 20 मार्क्स का आता है इन MSc. तो MSc में 10 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐसा टाइप लिखना होता है. तो ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और ये जो पूरे नोट्स हैं, अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हो ये चीज़ें, तो आई एम डैम श्योर कि आपका उसमें एक भी नंबर कट होने का कोई चांस नहीं रहेगा. ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये MSc के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आपके जितने भी MSc के क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन सबके साथ आप क्या करें, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, ताकि वो भी इससे वंचित ना रहें और उन्हें भी ये टॉपिक मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, जो मोस्टली टिपिकल होता है, ऐसा लगता है कि क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा, है ना, बुक से ये टॉपिक बहुत समझ में नहीं आता है. इवन मुझे भी मेरे MSc के टाइम पे समझ में नहीं आया था, बट बाद में पढ़ते पढ़ते समझ में आया है. तो आज मैं आपके लिए इजीली लेकर आई हूँ ये टॉपिक, तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा. देखिए, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू नो इज अबाउट, है ना, सबसे पहले हमें जानना है कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स होते क्या हैं. एक्चुअली क्या होते हैं ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, अपन किन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स? तो देखिए, molecular chaperones are proteins which help in the proper folding of an incompletely folded or unfolded protein. यानी कि molecular chaperones क्या होते हैं? ये वो होते हैं, मतलब चैपेरोन खुद भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनका काम प्रोटीन को प्रॉपर फोल्ड करवाना होता है. यानी कि आपको पता है कि DNA जो सेंट्रल डॉग्मा दिया गया है ना, सेंट्रल डॉग्मा में अपन क्या पढ़ते हैं कि DNA से DNA बनता है, फिर DNA से RNA बनता है और RNA से फाइनली प्रोटीन बनता है. अब जो ये प्रोटीन बना हुआ होता है, इस प्रोटीन से हमें फाइनली प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो भी अपने को बॉडी में डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अपना काम होता है, सब प्रोटीन से ही होता है. एवरीथिंग इन अवर बॉडी इज ऑफ प्रोटीन, है ना. तो ये जो प्रोटीन्स बनते हैं
जब ये प्रोटीन्स बनते हैं तो उस टाइम पर ये रेडीमेड नहीं होते हैं, या फिर ये नेसेंट होते हैं, उस टाइम इनमैच्योर प्रोटीन्स होते हैं, उनको मैच्योर करना पड़ता है, उनको मैच्योरिटी ऑब्टेन करनी पड़ती है, प्रोटीन्स को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने आप में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, कुछ अपने आप में क्या करने पड़ते हैं, फोल्डिंग्स एंड अनफोल्डिंग्स करनी पड़ती हैं, कुछ जो अनइंटरप्टेड सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि उनको रिमूव करना पड़ता है, और जो अनइंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं जो आपकी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव करके ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स क्या हैं? मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स एक ऐसे प्रकार के प्रोटीन हैं जो न्यूली मेड प्रोटीन को, है ना, न्यूली मेड प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग करवाते हैं, न्यूली मेड प्रोटीन को प्रॉपर फोल्डिंग करवाते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, देखो या तो न्यूली मेड प्रॉपर फोल्डिंग कराएंगे उसको, या फिर इनकम्प्लीटली फोल्डेड कोई प्रोटीन है जो इनकम्प्लीटली फोल्ड हुआ है उसको भी वो कम्प्लीटली फोल्ड कराने में हेल्प करते हैं, या फिर वो अनफोल्ड प्रोटीन है जो फोल्ड ही नहीं हुआ अभी उसको होना है फ्यूचर में, है ना, तो उसको भी असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फोल्ड होने के लिए, ताकि वो एक मैच्योर और फंक्शनल प्रोटीन बन पाए। ठीक है, ये तो था मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का पहला काम। दूसरा काम, टू असिस्ट देयर फोल्डिंग एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एग्रीगेटिंग। देखिए, अगर कोई चीज़ को रास्ता नहीं दिखाया जाएगा कि आपको कैसे क्या काम करना है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको खुद को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या करना है। गाइडेंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि आप सबको पता है। तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स दूसरा काम करते हैं गाइडेंस का। ठीक है, क्या काम करते हैं ये? गाइडेंस का काम करते हैं कि जब भी प्रोटीन्स आपके होंगे तो इनको प्रॉपर फोल्डिंग होने के लिए गाइडेंस तो चाहिए ना, कि कैसे होगा, कब क्या करना है, कितना करना है, तो वो सारा जो गाइड करना काम है, असिस्ट करना काम है, ये वही मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स करते हैं। इट मीन्स वेरी सिंपल डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की, कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूली मेड प्रोटीन को या फिर इनकम्प्लीटली फोल्ड प्रोटीन को और अनफोल्डेड प्रोटीन को प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको लीड करते हैं, असिस्ट करते हैं कि आपको इस प्रकार से फोल्डिंग होना है। ठीक है, आई होप आपको ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। देखिए, मॉलिक्यूलर चैपरॉन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन, ये खुद भी प्रोटीन है, और ये क्या करता है, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के लिए हेल्प करता है और असिस्ट करता है, गाइड करता है फोल्डिंग को प्रिवेंटली, ताकि वो जो फोल्डिंग है उससे प्रॉपर फोल्डिंग हो जाए और कोई एग्रीगेशन, मतलब कोई गुच्छा ना बन जाए, कोई कलेक्शन ना हो जाए, कोई जो आप कह सकते हो कि नॉन फंक्शनल पार्ट ना बन जाए कोई, है ना, इस प्रकार से एग्रीगेट ना हो जाए वो प्रोटीन, उसको करने से बचाता है। तो ये था अपना टॉपिक अबाउट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। ये चैप्टर का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, ये एक्चुअली क्या रोल है इसका प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर। तो देखिए, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। पहला इसका जो फंक्शन है कि जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को फोल्ड होना है और फोल्ड होकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनानी है ना। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो गाइडेंस मिलेगा, अभी मैंने बताया आपको गाइडेंस मिलेगा, उसके लिए ये हेल्प करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो गाइड करेंगे एंड प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे प्रोटीन को कि वो इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ना बना ले। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड, असिस्ट द रिफोल्डिंग ऑफ स्ट्रेस डिनेचर्ड प्रोटीन्स। दूसरा काम जो इनका होगा वो ये कि जो रीफोल्डिंग होगा प्रोटीन्स का, जो रीफोल्ड यानी कि कोई प्रोटीन बाय मिस्टेक किसी वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, देखिए स्ट्रेस डीनेचर्ड प्रोटीन का है, डीनेचर्ड वर्ड का मतलब होता है टूटना, टूटा हुआ, है ना, तो डीनेचर मतलब टूटा हुआ, एंड कैसे टूटा हुआ, स्ट्रेस से। स्ट्रेस मीन्स कोई भी प्रकार का कोई रीजन हो सकता है जो प्रोटीन में क्या किया, उसने प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, या प्रोटीन में बहुत स्ट्रेस आ गया, या फिर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया, चेंज हो गया, है ना, एंड प्रोटीन टूट गया है, डीनेचर हो गया है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, जिनको अपन स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो किसी स्ट्रेस की वजह से अगर प्रोटीन टूट गया है तो उस प्रोटीन को रीफोल्ड करवाना, उस प्रोटीन को रीफोल्ड करवाने का काम भी यही मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज ओलिगोमेरिक? ओलिगोमेरिक मतलब हैविंग मेनी कंपाउंड्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर के जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं।
नॉट मोर देन 1000 बट फ्यू होते हैं ना, 10 4 5 नहीं, 10 4 5 तक अपन नहीं बोलेंगे, लेकिन अबव 15 20 35 से ऊपर के जो होंगे स्ट्रक्चर्स उन्हें बोलते हैं ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर्स। यानी कि ओलिगोमेरिक जो स्ट्रक्चर्स होंगी उनको बनाने का काम भी ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स ही करते हैं। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स खुद एक ऐसे प्रोटीन हैं जो न्यूली मेड प्रोटीन्स को प्रॉपर फोल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, या फिर अनफोल्डेड प्रोटीन को भी हेल्प करते हैं फोल्ड करने के लिए, पहला काम। दूसरा काम है ये एग्रीगेशन होने से बचाते हैं, गुच्छा ना बन जाए, ग्रुप ना बन जाए, उस एग्रीगेशन को बचाते हैं। इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ना बन जाए ये भी इनका काम है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बने ये भी इनका काम है, असिस्ट करना है प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने में, ना कि इनकरेक्ट स्ट्रक्चर बनने के लिए। नेक्स्ट काम है जो स्ट्रेस की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से डीनेचर्ड हो गए हैं प्रोटीन्स, उन डीनेचर्ड प्रोटीन्स को भी रीफोल्ड करवाना का काम इन्हीं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का है, एंड ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनने का काम भी इन्हीं चैपरॉन्स का है। अब आते हैं हिस्ट्री पर। अब आते हैं देखिए हिस्ट्री पर, है ना। हिस्ट्री देखिए, फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्रॉम ई कोलाई प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स हैं इनको सबसे पहले देखा कहाँ गया था, इनको सबसे पहले ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर देखा गया था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो इनका है वो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से किया गया था, और बाद में ये पता किया गया, देखा गया कि ये प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इंक्लूड्स अंडर ए क्लास कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स। अब जब इनको डिस्कवर किया गया, ई कोलाई में तो सबसे पहले किया गया, उसके बाद प्रोकैरियोट सेल्स में भी कर लिया गया और यूकैरियोट सेल्स में भी कर लिया गया। इसके बाद इनको नाम दिया गया HSP, इनको नाम दिया गया HSP। क्या नाम दिया गया इनको, देखिए HSP, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन का फुल फॉर्म है HSP का, यानी कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स को HSP भी बोलते हैं, ठीक है। इनका अदर नेम है HSP, मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, दैट इज हीट शॉक प्रोटीन्स। अब देखिए इनको हीट शॉक प्रोटीन क्यों कहा गया, इनकी हिस्ट्री में इनका ये जो नाम है हीट शॉक प्रोटीन्स, इनका जो ये नाम है हीट शॉक प्रोटीन्स, ये इन्हें क्यों कहा गया, देखिए क्यों कहा गया। Named HSP because these are synthesized in excess after exposure of cells to elevated temperature more than 42 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन जब हमारी बॉडी को 37 से अबव टेम्परेचर दिया गया, 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर दिया गया, यानी कि एक्सपोजर ऑफ सेल्स को एक्सपोज किया गया एलिवेटेड टेम्परेचर में। वैसे तो सेल्स को 37 डिग्री में ही रहना है, लेकिन अगर हमने सेल्स को एक्सपोज कर दिया, क्या कर दिया, सेल्स को ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर रख दिया, एलिवेटेड मतलब इंक्रीज टेम्परेचर उनको दिया, 42 तक हमने इंक्रीज करके टेम्परेचर सेल्स को दिया, तो सेल्स ने क्या किया, एक ऐसा प्रोटीन का निर्माण किया, सिंथेसाइज किया एक ऐसा प्रोटीन का जिस पे हीट का कोई शॉक नहीं लग रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि हीट के शॉक की वजह से बन गया, है ना। क्योंकि हमने एक्सेस टेम्परेचर दिया है, एक्सेस टेम्परेचर में सेल्स कुछ तो गड़बड़ करेंगी और कुछ गड़बड़ के अंदर वो HSP प्रोटीन का निर्माण कर लेती हैं, HSP प्रोटीन को बना लेती हैं, सिंथेसाइज कर लेती हैं, इसीलिए इनका नाम है हीट शॉक प्रोटीन्स। क्या नाम है इनका, हीट शॉक प्रोटीन्स, यानी कि HSP इनको बोलते हैं क्योंकि इनका सिंथेसिस जो है वो एक्सेस टेम्परेचर के अंदर होता है। जब हम किसी भी सेल को एलिवेटेड टेम्परेचर पर यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर के अगेंस्ट के आगे रख देते हैं, उसको टेम्परेचर ज़्यादा दे देते हैं, तब वो क्या करती है, नेचुरली कुछ चीज़ों को, कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है जिन्हें HSP या फिर मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स कहा जाता है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब एक एग्जाम्पल है HSP60, एक है HSP70। अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर से ये नाम सुना होगा आपने, HSP60 एंड HSP70। MSc प्रीवियस हो या MSc आप फाइनल के हो, जूलॉजी के हो या बॉटनी के हो, ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही आता अपना, है ना। इसीलिए ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि
इतना इजी वे में जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सभी बच्चों तक समझ आ जाए उन बच्चों को भी जिनको आज तक ये टॉपिक टिपिकल लग रहा था और एग्जाम में ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है, रिपीटेड टॉपिक है ये, जहाँ पे अपने को थ्योरी एग्जाम्स में लिखना पड़ता है। तो मैंने इसी हिसाब से ये नोट्स बनाए हैं ताकि थ्योरी एग्जाम्स में भी आप इस पूरे को लिख कर कंप्लीट मार्क्स ऑब्टेन कर सके। देखिए, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के बारे में अबाउट पढ़ लिया है, यानी कि ये होते क्या हैं वो पढ़ लिया, फिर इनका फंक्शन हमने पढ़े हैं। हिस्ट्री में हमने देखा कि इकोलाई से इनको ऑब्टेन किया गया, लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों टाइप के सेल्स में होते हैं। इन्हें HSP या हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? HSP या फिर हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। इनका ये नाम इसलिए है क्योंकि इनका सिंथेसाइज तब हुआ जब हमने किसी भी सेल को एक्सपोज कर दिया था हाई टेम्परेचर पे, दैट इज मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस। इतने पे एक्सपोज करने पर ये बन गए थे। अब आते हैं इसके टाइप्स की, एग्जाम्पल्स की, जो मैंने अभी भी बताया कि HSP60 यानी HSP70 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं HSP70 के बारे में। पहले हम 70 के बारे में बात करेंगे, फिर हम 60 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए HSP70 जो है इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? HSP70, HSC70 एंड HSP40 एटसेट्रा। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, बट अपने को जो इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उतने ही अपन यहाँ कर रहे हैं। तो इट इंक्लूड्स HSP70, HSC70, HSP40 एंड एटसेट्रा। देखिए, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल फंक्शनल रीजन। ये जो HSP70 एक मॉलिक्यूलर चैपेरॉन है, इस मॉलिक्यूलर चैपेरॉन के 2 पार्ट्स बताए गए हैं, 2 इक्वल फंक्शंस होते हैं या फिर 2 इक्वल फंक्शनल रीजन्स हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये जो HSP70 है ये 2 से मिलकर बना है, 2 रीजन से मिलकर बना है। पहला रीजन जो है ना, इसका जो पहला रीजन देखो, 1 बाइंड्स टू ATP एंड हाइड्रोलाइजेस ATP। एक रीजन तो ATP से जुड़ेगा, है ना, ATP बाइंडिंग है एक का। तो एक रीजन जो ATP से बाइंड करेगा और ATP को हाइड्रोलाइसिस करेगा। ऑब्वियसली ATP को जोड़ेगा तो उसको यूज करेगा, और ATP को यूज करना ही हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो 1 बाइंड्स टू ATP एंड हाइड्रोलाइसिस ATP एंड द अदर, और जो दूसरा होगा अदर बाइंड्स विद द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। जो दूसरा वाला होगा वो क्या करेगा, उस अनफोल्डेड प्रोटीन से जाके जुड़ेगा। किससे? अनफोल्डेड प्रोटीन से जाकर जुड़ेगा। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का जो मेन काम है वो क्या है, वो है कि अनफोल्डेड प्रोटीन्स को प्रॉपर फोल्डेड करवाना, है ना, और विद द हेल्प ऑफ ATP। तो आपको 2 बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं कि HSP70 जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं। 2 इसमें सब यूनिट होती हैं। पहली सब यूनिट तो ATP से जाके जुड़ती है, दूसरी सब यूनिट अनफोल्डेड प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पार्ट से, यानी कि वाटर हीटिंग पार्ट से। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है, बड़ा सा सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, बड़ी चेन होती है, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है ना, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है उसमें, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड को ही तो प्रोटीन बोलते हैं। तो उस प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर जो अनफोल्डेड रीजन है वहां पर आकर ये HSP70 जुड़ जाएगा, या फिर प्रोटीन आकर इस HSP70 के इस भाग पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था HSP70 के बारे में। देखिए, इट इज इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेस एंड हीट शॉक्स। ये वही अभी बात हमने पहले भी कही थी कि HSP70 जो हैं वो इंड्यूस किससे होते हैं, काम इनका शुरू कैसे होगा, जब इनको हाई टेम्परेचर पे अपन एलिवेट करेंगे, है ना, हाई टेम्परेचर के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। तो इट इज इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेस, किसी स्ट्रेस की वजह से ये काम करना शुरू करेंगे, या फिर किसी हीट शॉक की वजह से ये काम करना शुरू करेंगे। इट वर्क्स इन टेंडम विथ HSP40। अब देखिए, HSP70 जो है वो 2 काम इनका तो ये है ही है, साथ में ये हेल्प लेते हैं HSP40 की। ठीक है, यानी कि HSP40 के साथ मिलकर ही HSP70 काम करता है, अकेला नहीं कर सकता है, इसीलिए HSP70 के साथ मिलकर ही काम करता है। ठीक है, तो ये था HSP70 के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं HSP60 पर। HSP60 देखिए, HSP60 दे आर ऑल्सो कॉल्ड चैपेरोनिन्स। याद रखना, HSP60 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड चैपेरॉन्स हैं वो HSP60 हैं। ठीक है, और HSP60 को ही हम क्या बोलते हैं, चैपेरोनिन्स भी बोलते हैं, चैपेरोनिन्स। ठीक है, इनको चैपेरोनिन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
These form a large barrel shaped structure. अभी जो चैपेरॉन्स हैं, चैपेरोनिन्स जिनको अपन बोलते हैं, या फिर 60 वाले जो HSP60 फैमिली है, ये क्या करते हैं, एक बैरल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे दिखाया भी आपको, है ना, बैरल मतलब गुफा टाइप, एक गुफा जैसा केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अनफोल्डेड प्रोटीन एंटर करता है, और उसके अंदर कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, और बाद में फाइनली अनफोल्डेड प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फोल्ड होकर बाहर निकल जाता है। देखिए, दे बाइंड टू अनफोल्डेड, पार्टली फोल्डेड और इनकरेक्ट प्रोटीन टू असिस्ट देम। कौन, HSP60 जो हैं वो किस जगह जुड़ेंगे, अनफोल्डेड से जुड़ेंगे, पार्टली फोल्डेड जो होगा उससे, या फिर इनकरेक्ट फोल्डेड जो होगा, यानी कि कोई प्रोटीन जो सही से नहीं फोल्ड हुआ है या फिर जिसको प्रॉपर फोल्ड होने की ज़रूरत है, तो या फिर इनकरेक्टली फोल्ड हुआ है, इन सब प्रोटीन्स को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे उनसे जुड़कर कि उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हो सके। ठीक है, दे फॉर्म आइसोलेशन चेम्बर्स इनटू विच मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर फेड टू रीफोल्ड। यानी अभी अभी हमने कहा ना कि ये बैरल शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि गुहा, केव लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उस केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आइसोलेशन चेम्बर होता है, मतलब अलग से एक चेम्बर बना लेते हैं, और उस चेम्बर में जो मिसफोल्डेड, अनफोल्डेड या इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन है उसको एंटर कराया जाता है। देखो, विच मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर फेड, उसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन को डालते हैं, ये खुद ही डाल लेते हैं, एंड उसके बाद उसको रीफोल्ड करते हैं, उसको खोलेंगे और खोलकर रीफोल्ड करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोटीन था जो गलत तरीके से फोल्ड हो गया है, या फिर उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हुई नहीं है, अनफोल्डेड नेचर में है वो, या इनकरेक्ट फोल्ड है, कैसा भी प्रकार का है, मतलब सिंपल सी बात कि प्रॉपरली फोल्ड नहीं है, तो उस प्रोटीन को ये पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक चेम्बर, बैरल शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, चेम्बर बना लेंगे, आइसोलेटिंग चेम्बर बना लेंगे, और उस चेम्बर में उस प्रोटीन की एंट्री करवा लेंगे, और एंट्री करवाकर उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड हो सके, रीफोल्ड वो हो सके। ठीक है, दे वर्क अलॉन्ग विथ HSP10। जैसे HSP70 को HSP40 की हेल्प चाहिए थी, वैसे ही 60 को 10 की हेल्प चाहिए, HSP60 जो है वो 10 की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको सारा का सारा बताया, ये था अबाउट मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स। ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारा का सारा मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स के बारे में था। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमने बताने वाले, अब जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ वो है आपका GRO-ES एंड GRO-EL कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन की हम बात करेंगे। ये जो GRO-EL और ES कॉम्प्लेक्स होता है, ये HSP60 का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, HSP60 में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला आपको अभी अभी कि मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स में, इस मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज चैपेरॉन है दैट इज HSP60 एंड दे आर कॉल्ड चैपेरोनिन्स एंड GRO-ES एंड GRO-EL कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ HSP60। ये जो सारा का सारा है ये HSP60 का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। आई होप गाइज आप सबको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में अगर आपको आता है तो यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और देखिए वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, या हो सकता है कुछ टिपिकल वर्डिंग्स या आपके लिए MSc में यह नया टॉपिक है। एक्चुअली BSc में अपन ने इसको ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, ज़्यादा आता ही नहीं है BSc में ये, तो MSc में ये नया टॉपिक है। तो अगर आपको कहीं पर भी यहाँ पे समझ में नहीं आया हुआ तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज GRO-ES एंड EL कॉम्प्लेक्स। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, GRO-EL एंड ES कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो होता है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ HSP60। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, HSP60 का ही ये एग्जाम्पल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि HSP60 का एग्जाम्पल कौन है, तो वो ये है जो अपने बॉडी के अंदर फंक्शन करता है। ठीक है, तो आइए GRO-ES एंड GRO-EL कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, दिस 3 आर GRO-ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आपके हैं ये वाले, ये देखो ये GRO-EL कॉम्प्लेक्स है, ये है ना, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ये जो है ये GRO-EL कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए GRO-EL कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करेगा, ये इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है,
या फिर आप कह सकते हो मिसफोल्डेड प्रोटीन है या फिर अनफोल्डेड प्रोटीन है, मतलब कि रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है। सिंपल सी बात, गलत तरीके से फोल्ड हुआ एक प्रोटीन है जिसको सही रास्ता दिखाया जाना है। तो ग्रोइयल कॉम्प्लेक्स देखिए ये 2 यूनिट से मिलकर बना है, अपर यूनिट एंड लोअर यूनिट, ठीक है। ये इसका चेंबर है और इस चेंबर से ये आइसोलेटिंग चेंबर है और इस चेंबर में यहाँ पर ये जो आपका इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है ये एंटर करेगा। जैसे ही यहाँ पर एंटर कर जाएगा फिर ग्रोइएस आएगा, ठीक है। ये देखिए ये तो ईएल था, लेकिन यहाँ पे बाद में ग्रोइएस आएगा और जो ग्रोइएस है ये एक कैप की तरह काम करता है। किसकी तरह? ये एक कैप की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, जैसे ही प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन अंदर आ जाता है ये कैप को कवर कर देता है ताकि और प्रोटीन ना आ सके या फिर इसको जो है डिस्टर्बेंस ना हो किसी प्रकार की, आउटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये बच जाए और अपना प्रॉपर फोल्डिंग कर पाए। तो इसके लिए ग्रोइएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, कैप की तरह काम करता है और ऊपर से इस चेंबर को बंद कर देता है जिससे ये प्रॉपरली फोल्डिंग प्रोटीन हो सकता है अंदर। यहाँ पे एटीपी का यूज़ किया जाएगा, एटीपी यूज़ होगी, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और एडीपी जो है वो निकल जाएगी बाहर और ये जो प्रोटीन है ये प्रॉपरली फोल्ड कर दिया जाएगा। देखिए चैपेरोन्स खुद कुछ भी नहीं करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर, दे सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। The only function of chaperones is to assist the proper folding of proteins, but not to do the protein folding. ठीक है, ये बात आपको समझनी है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि molecular chaperones are not the things to convert the improperly folded protein into a proper folded protein, but they only assist the folding of protein. ये सिर्फ गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि टीचर आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, इस लाइन पे चलो, ऐसे करो, है ना। दे ऑलवेज गाइड यू, बट द मेन वर्क इज टू डन बाय यू योरसेल्फ। जो काम एक्चुअली करना है, पढ़ने का जो काम एक्चुअली करना है वो आपको ही करना है और आपसे ही वो काम होगा, टीचर नहीं करेगा, है ना। टीचर का काम है आपको समझाना, टीचर का काम है आपको गाइड करना, आपको असिस्ट करना। सेम वही तरीका है यहाँ पर, ग्रोइयल एक्ट्स एज ए टीचर। ग्रोइयल कॉम्प्लेक्स या ईएस कॉम्प्लेक्स दोनों ही टीचर की तरह काम करते हैं, सिर्फ गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन को कि आपको हम जगह दे रहे हैं, आपको हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आपको हम सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना प्रॉपर फोल्डिंग कर लीजिए। तो प्रोटीन यहाँ पे एंटर किया, एटीपी की हेल्प से इसने प्रॉपर फोल्डिंग कर ली और जैसे ही फाइनली प्रोटीन जो है वो प्रॉपरली फोल्ड हुआ तो ये ग्रोइएस जो कैप थी वो ओपन हो गई और कैप ओपन होते ही जो प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन है देखिए वो बाहर निकल गया, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन, तो करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन अब यहाँ से बाहर निकल चुका है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ग्रोइयल कॉम्प्लेक्स ने और ग्रोइएस कॉम्प्लेक्स ने इसको बंद चेंबर दिया। एक आप कह सकते हो कि इसको वैक्यूम मिल गया, वैक्यूम इन्वायरमेंट मिल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने अपना प्रॉपरली फोल्डिंग कर लिया और प्रॉपर फोल्डिंग करके बिकॉज ऑफ नो डिस्टर्बेंस, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बट डिस्टर्बेंस नहीं मिला कोई भी प्रकार का, इसीलिए इसने अपना प्रॉपर फोल्डिंग कर लिया और जैसे ही फोल्डिंग पूरा हो गया ग्रोइएस हट गया, ईएल ने भी अपने आप को फ्री कर लिया और यहाँ से ये प्रोटीन निकल जाएगा। अब ये प्रोटीन निकलते ही कैप खुला है, अगला जो इमैच्योर प्रोटीन होगा वो फिर से यहाँ के बाद दिस वन इज स्टेप 1, दिस वन इज स्टेप 2 एंड दिस वन इज स्टेप 3 एंड 3 के बाद अगेन ये वाला स्टेप रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब तक मैंने आपको इस डायग्राम से बताया, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझा देती हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप एमएससी के बच्चे हैं और आपको डायग्राम्स अगर समझ में आते हैं तो थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हैं इन एग्जाम, है ना। कोई ज़रूरी नहीं आप मेरी ही भाषा या फिर ऐसा ही सेम लिखें, बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में आपको उसको मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं स्टेप्स को। स्टेप 1, मिसफोल्डेड और इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन इज एडेड टू द एंड ऑफ ग्रोइयल कॉम्प्लेक्स। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन था जो ग्रोइयल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री कर लेता है। फर्दर एटीपी एंड प्रोटीन कैप, ये देखिए प्रोटीन कैप जिसका नाम है ग्रोइएस,
बाइंड्स टू असिस्ट प्रॉपर फोल्डिंग। इसके बाद फर्स्ट स्टेप तो एंट्री हो गई, सेकंड स्टेप में एटीपी आया और ग्रो ईएस कैप आई, और दोनों ने मिलकर क्या किया, एटीपी ने तो प्रोटीन को हेल्प किया, गाइडेंस किया, एंड ग्रो ईएस ने कैप लगा दिया ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा हुआ रह सके, वैक्यूम इसको मिल सके, विदाउट डिस्टर्बेंस से अपने आप को प्रॉपरली फोल्ड कर सके, है ना, और इसको हेल्प किया, असिस्ट किया प्रॉपर फोल्डिंग में। एंड स्टेप थर्ड में क्या किया, as the protein undergoes proper folding, the ATP is hydrolyzed and used inside the central cavity। इस सेंट्रल कैविटी के अंदर, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है ये काम, है ना, इस सेंट्रल कैविटी के अंदर जैसे जैसे प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड होते रहता है वैसे वैसे एटीपी का यूज कर लिया जाता है, एडीपी को रिलीज कर दिया जाता है, और फाइनली प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फोल्ड होकर निकल जाता है। इस सेंट्रल कैविटी के अंदर सारा काम जो हो रहा है वो इसी सेंट्रल कैविटी के, इसका नाम है सेंट्रल कैविटी, ठीक है, इस सेंट्रल कैविटी के अंदर ही सारा काम जो है या फिर प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए फाइनली एटीपी इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज एडीपी, एटीपी तो यूज हो गई सारी की सारी और एडीपी निकल गई, एंड कैप इज ओपन, और तब जाके कैप ओपन हो जाएगी, एंड कैप ओपन होते ही प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन इज रिलीज, जो प्रॉपर फोल्ड प्रोटीन हुआ है वो रिलीज कर दिया जाता है, और द ग्रोइल कॉम्प्लेक्स इज रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोटीन टू फोल्ड इट, नेक्स्ट प्रोटीन टू हेल्प इट इन फोल्डिंग, ठीक है। तो ये फिर से शुरू हो जाएगा अपना अगला काम करने के लिए। तो देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, सारा का सारा मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के बारे में बताया। आई होप मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये एमएससी के लेवल के नोट्स यहाँ पे दे सकूँ जो आप अपने मेन एग्जाम में लिख सको। अभी थोड़े दिनों बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तब तक बेटा ये वीडियो आप ज़रूर से अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज एज मच एज आई नो शेखावट यूनिवर्सिटी में और बीकानेर यूनिवर्सिटी में एंड आरयू में, जयपुर यूनिवर्सिटी में अपनी, है ना, इन तीनों में ही ये जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स एमएससी में हर साल एक न क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो बहुत इजी, सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट तरीके में मैंने आपको यहाँ पे नोट्स दिए हैं, ये मैंने आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन नोट्स को दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो आप इसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जितनी भी बातें इस मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के बारे में आनी थी वो मैंने आपको यहाँ सारी की सारी बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए और दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं आपका एमएससी जूलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करवाऊं, ठीक है। इससे पहले मैंने एमएससी जूलॉजी के लिए सिलेबस डाला है जो आपका प्रीवियस का है, प्रीवियस का सिलेबस मैंने अपने वीडियो पर डाला हुआ है, आप वो भी चेक कीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, मैंने वो भी डाला है, तो वो आप चेक कीजिए। और बहुत सारे मैंने वीडियोस मॉलिक्यूलर चैपरॉन के अलावा और भी एमएससी जूलॉजी के क्लासेस के डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप उनको भी पढ़ें और पढ़कर आपको कोई भी क्वेरीज एंड डाउट्स रहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या जो भी आपको कोई भी क्वेरीज या दिक्कत या कोई भी आपको प्रॉब्लम या फिर कोई भी आपको अपना जो आपका हेल्प है, नज़रिया है मेरे वीडियोज़ के लिए, आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ ताकि मुझे भी हौसला मिले और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज, और आपका ज़्यादा टाइम लेने के लिए आई एम सो सॉरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइज।